हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन एंड आंसर्स में। यहाँ पे बेसिकली हम सिर्फ क्वेश्चंस हैं, हमारे पास एमसीक्यूज होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे, देन लॉन्ग आंसर्स होंगे। हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, इनको हमें सॉल्व करते जाना है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही है, हम सबसे पहले एमसीक्यू करते हैं। बट आज का जो चैप्टर है वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन तो आप जानते ही हैं। एवोल्यूशन सबसे पहले जो आदि मानव थे, आदि मानव से हम लोग ह्यूमन बींग्स बने हैं। उसके बाद उससे पहले बंदर थे, बंदर के बाद चिंपांजी थे। तो हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, एवोल्यूशन का क्या रोल प्ले करता है एवोल्यूशन बायोलॉजी में, और वो हमें क्यों ज़रूरत है उसे पढ़ने की। ठीक है, मूव ऑन करते हैं स्लाइड्स में। ठीक है, चैप्टर 7 है इवोल्यूशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले इवोल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो जो इंसान थे, उनके जो पूर्वज हुआ करते थे, वो सिर्फ चलते नहीं थे। जैसे जैसे एज अ कैट, जैसे बिल्लियाँ कुत्ते जो है वैसे चलते हैं, वैसे चलते थे सिर्फ 4 पाँव पे। देन फर्दर हमारा जो है एवोल्यूशन होता गया और हम 4 पाँव से 2 पाँव पे चलना शुरू कर दिया, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसे करते करते जो हमारी एडिबल हैबिट्स हैं, जो हमारे खाने की हैबिट्स हैं, वो भी चेंज होती गई। पहले जो पहला इंसान था, जो वो पहले पहले मांस खाता था। धीरे धीरे उसने खेती करनी शुरू कर दी। खेती करने के बाद वो ऑल इवॉल्व हुआ। आज के डेट में ह्यूमन बींग्स सबसे ज़्यादा इवॉल्व ऑर्गेनिज्म में आते हैं। मीन्स हम ह्यूमन बींग्स वो बींग्स हैं जो सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड है, या हमारी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो और ऑर्गेनिज्म से मच बेटर है। देखो यहाँ पे एमसीक्यूज को हमें सॉल्व करना है, कंसेप्ट के साथ करेंगे, इतना टफ नहीं है। क्योंकि जो एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे जो पुट किए हैं स्लाइड्स में, अगर आप देखोगे तो कॉर्नर पे, लेफ्ट राइट कॉर्नर पे यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स भी हैं, साथ ही साथ उन्हें समझने के लिए, ताकि चीज़ें टफ ना लगे। पिक्चर्स के थ्रू आप चीज़ों को याद रख सकते हो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा, हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन है जो एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करता है। पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब है लाइक एरिया में बहुत सारा पॉल्यूशन हो गया है, अगर उस एरिया में वो पर्टिकुलर चीज पाई जा रही है या हम देख रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो लाइकन्स है। मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ लाइकन्स को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है लाइकन्स। अब मैंने राइट कॉर्नर पे जो ये पिक्चर पुट की है, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक ट्रंक है, एक ट्री का मोटा ट्रंक है। उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो एक वाइट कलर की लाइकन हो रखी है। लाइकन लाइकन इज अ काइंड ऑफ फंगस। जो लाइकन है उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि लाइकन जो है वो वहीं पाई जाती है जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो, अगल बगल एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कम हो। अगर पॉल्यूशन कम है तो वो एज अ नेचुरल इंडिकेटर है कि यहाँ पे लाइकन है, तो यहाँ पे पॉल्यूशन भी कम होगा। बट अगर किसी एरिया में लाइकन धीरे 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 गायब हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एरिया पॉल्यूटेड बनता जा रहा है, उस एरिया में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू इंडस्ट्रियल एरियाज, या तो कह सकते हैं इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे स्टैब्लिश हो रही हैं, या फिर बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज को वहाँ पे ला रही है, धुआं उड़ रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये पूछते हैं कि जो कई साइंटिस्टों ने रिसर्च की है, पता लगाया कि कैसे लिविंग, मतलब कैसे एक लिविंग बीइंग दुनिया में आया। तो बहुत सारी जो हमारे पास कंसेप्ट दिए गए थे साइंटिस्टों ने, उसमें जो सबसे पॉपुलर जो कंसेप्ट है, मीन्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिससे बोला गया हाँ यही सही है, तो वो था कि लाइफ जो है वो, जो भी लाइफ आई है यूनिवर्स में, वो किसी नॉन लिविंग से आई है। मीन्स किसी नॉन लिविंग का कंट्रीब्यूशन है कि वो लिविंग को लाया है लाइफ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो ये है, लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। मीन्स जो चीज़ें लिविंग नहीं है, लाइफ उन्हीं से आई है। ये साइंटिस्टों के रिसर्च के अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बोलती है कि लाइफ जो है वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एनिमल हस्बेंडरी और जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है वो किसके एग्जाम्पल हैं। अब देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो एनिमल हस्बेंडरी मतलब होता है एक तबेला कह सकते हैं, जहाँ पे गायें रहती हैं, भैंसें रहती है, और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे मुर्गियाँ होती हैं और हंस वगैरह रखे जाते हैं, ताकि उनके ऐसे उनके अंडे या तो फिर अपने
रोजी के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए एनिमल्स का यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियली। ह्यूमन बींग्स एनिमल्स का यूज़ करते हैं, जो कॉमन है। तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब ये है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, गायों का सिलेक्शन करते हैं और बुल्स का सिलेक्शन करते हैं, उनकी मेटिंग करवाते हैं, जिससे उन्हें एक अच्छी ब्रीड मिल सकती है। कि ऐसी ब्रीड, सपोज हमारे पास एक गाय है जो अच्छा दूध देती है, वहीं हमारे पास एक बुल है जिसकी जो मस्कुलर है, तो अगर उनकी मेटिंग करवा दी जाए तो हमारे पास जो उसके बाद ऑफस्प्रिंग मिलेगा, उसके पास अच्छा दूध भी होगा उसकी पेरेंट मॉम की वजह से, और अच्छा जो मस्कुलर बॉडी होगी, एक अच्छी हेल्थ होगी अपने बुल की वजह से। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाते हैं ह्यूमन बींग्स अपने बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, पूछ रहे हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। देखो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो मिलते हैं वो एवोल्यूशन में क्या रेफर करते हैं। यहाँ पे मैंने देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ बोन्स है किसी की। बोन्स इस तरीके से है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर पे छप चुकी हैं। तो हाँ, वो पत्थर पे छपी हुई बोन्स ही हैं। एक्चुअली में ऐसी छपी हुई जो बोन्स होती हैं पत्थर में, जो हमें सालों बाद मिलती हैं, उन्हें हम फॉसिल्स बोलते हैं। फॉसिल्स का मतलब ये होता है कि बहुत पुराने साल पहले जो जानवर थे वो कुछ ड्यू टू सम रीजंस वो मर चुके थे। मतलब उनके पर उनकी जो बॉडी थी, उनकी जो हड्डियाँ थी, कोई पत्थरों में चिपक के रह गई, तो वो वहाँ पे उनका छाप छोड़ जाती है। तो जब हमें कई सालों बाद वो हड्डियाँ मिलती हैं, हमें फॉसिल्स बोलते हैं। हम बोलते हैं कि ये बहुत साल, ऐसे नहीं कि 2 साल बाद, करोड़ों लाखों साल बाद अगर हमें मिले तो हम उन्हें फॉसिल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक लाइफ में इतना चेंजेस, इतना यूनिवर्स में इतना चेंज आ जाता है आगे जाके कि वो हड्डियाँ हमें बाद में अलग दिखती हैं। मीन्स ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन आ गया है। अब देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है फॉसिल्स। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे एविडेंसेस जो हमें ये दिखाते हैं कि जो लाइफ में पहले, लाइफ में बहुत करोड़ों लाखों साल पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो अलग थे दिखने के भी, और उनके आदतें भी अलग थी, चाहे वो खाने से हो, रहन सहन से हो, या उनके जीने के तरीके हो, वो अलग थे। जैसे कि पहले का जो इंसान था वो जीने के अलग तरीके ढूंढता था, सर्वाइव करने के अलग तरीके, बट अब जो ह्यूमन बींग है उसके जीने के तरीके अलग हैं उस जमाने के इंसान से। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है वो कहती है कि यहाँ पे हमारे पास जो फोर लिम्ब का मतलब होता है हाथ, हाथों को हम फोर लिम्ब बोलते हैं। जो हाइंड लिम्ब होते हैं वो पाँव होते हैं। तो लिम्स मीन्स होता है हाथ पाँव, बट अगर आगे से फोर लग जाए तो वो हाथ हो गए, और हाइंड लग जाए तो वो पीछे के पाँव हो गए। तो पूछने की तो जो हाथ फोर लिम्ब के बोन्स होते हैं, मीन्स हाथों के जो बोन्स हैं, वेल में, बैट में, चीता में, मैन में, वो अगर 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 हम उन्हें, उनके बोन्स को देखो, सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाती है। ऐसा क्यों? अब देखो, अगर आप पूछोगे वेल्स का जो बोन्स होती है उसकी, अगर वेल्स की फोर लिम्ब है तो वो तैरने के काम आती है, स्विमिंग के काम आती है। बैट के जो है, बैट एक एव है, चिड़िया है, उसके उड़ने के काम आती है। चीता के दौड़ने के काम आती है। मैन के तो बेसिकली चलने के काम आती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर उनके बोन्स सिमिलर होते हैं दिखने के, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताया है, ये देखो मैन है, चीता है, वेल है, बैट है, सबके बोन के जो रिप्रेजेंटेशन है, अंदर के बोन्स को देखोगे तो सिमिलर होती है। और उन सब के जो तरीके हैं जीने के, किसी का तैरना है, किसी का दौड़ना है, किसी का चलना है, किसी का उड़ना है, वो अलग क्यों है? तो ऐसा पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कॉमन एंसेस्टर को शेयर किया है। मतलब क्या है? मतलब कि सबसे पहले जब इन सब के जो एंसेस्टर है, पूर्वज जो है वो सेम है, बट ड्यू टू सम रीजन जब ये सब के सब एक बढ़ते गए तो सबके सबके एवोल्यूशन होते गए। फॉर एन एग्जांपल के लिए सबका एंसेस्टर सेम है, बट धीरे धीरे जो वेल है वो पहले भी वेल, मैन, चीता, वेल सब सेम थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे एवोल्यूशन की तरफ जाते रहे तो उन सबके एडेप्टेशन अलग अलग हो गए। मैन जो है वो चलने के काम आने लग गया, चीता जो वो दौड़ने, और वेल स्विमिंग, एंड बैट उड़ने के काम आ गया। तो ये कॉमन एंसेस्टर ही होती है इनकी, बट इनके एडेप्टेशन अलग अलग हो जाते हैं। ये इनके अलग अलग काम शुरू हो जाते हैं, तो ये अपना एडेप्टेशन अलग अलग तरीके से ढाल लेते हैं अपने आप को। इस टाइप के एडेप्टेशन क्या कह सकते हैं, इस टाइप की जो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है कि सबके स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर सेम है, बट उनकी एडेप्टेशन अलग अलग है, तो इसको हम होमोलॉजी बोलते हैं एनिमल्स में। क्या बोलते हैं? होमोलॉजी। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे पास, वो पूछ रही है कि एनालॉगस ऑर्गन अराइज ड्यू टू।
एनिमल्स में एनालॉगस ऑर्गन्स क्यों हो जाते हैं, कौन सा एवोल्यूशन है, क्यों हो रहे हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास इंसेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास बैट का पंख है, चिड़िया का पंख है, और ये पर्टिकुलरली कोई चिड़िया है पेट्रोडेक्टाइल, उसका पंख है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब देखो इन सबके पंख को अगर तुम देखोगे, पंख जो है सबके काम है उड़ना, बट अगर उनका स्ट्रक्चर देखे सबका अलग है। एक बटरफ्लाई है, इंसेक्ट है हमारे पास, इसका पंख सॉफ्ट है, कार्टिलेजस सॉफ्ट है, हल्का है। वही अगर बात करें और चिड़ियों की, तो उनके पंख के सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट सबका काम है उड़ने का। तो इस टाइप के एवोल्यूशन को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। मीन्स फंक्शन सेम होना, बट बट इनके स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, मे भी लगे कि टफ है, बट टफ नहीं है, बेसिक है। यहाँ पे जो पी और क्यू जो है वो डिनोट करते हैं, पी जो है एक पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है, मीन्स सपोज पी में जो है पी में वो पॉपुलेशन है जो ज़्यादा खाती है, सपोज क्यू में वो है जो कम खाती है, तो यहाँ पे पी जो है वो अलग अलग पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है। तो पूछ रहे हैं इज रिप्रेजेंटेड एन इक्वेशन इन, कि ये वाली जो इक्वेशन है जेनेटिक्स में या इवोल्यूशन में, वो कहाँ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए होती है। यहाँ पे पी और जो यहाँ पे हमारे पास ये पी और जो ये क्यू है, ये पॉपुलेशन है किसी, पी जो है एक की पॉपुलेशन है, क्यू जो है दूसरे की पॉपुलेशन है, कुछ भी हो सकता है। पी एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, क्यू दूसरे पॉपुलेशन की ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है। इस तरीके से ये इक्वेशन दी गई है, ये हार्डी वेनबर्ग की इक्वेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं द अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ। अब जो एंटीबायोटिक, अब जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी मतलब सपोज जो बैक्टीरिया है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे दिया गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पूछा गया है। एंटीबायोटिक मतलब होता है दवाइयाँ, एंटीबायोटिक बायोलॉजिकल टर्म में इनको एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स लिविंग। एंटीबायोटिक अगेंस्ट लिविंग, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, हम बोलेंगे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। मीन्स वो किसी भी जो कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, वो उसके लिए रेजिस्टेंस ही शो कर रहा है, मतलब उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, या उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सपोज हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया ने एंटर किया, हमने उसे किल करने के लिए दवाइयाँ ली, एंटीबायोटिक्स ली, बट वो उनके लिए रेजिस्टेंट है, मीन्स वो उन्हें किल कर रहा है, वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एंटीबायोटिक कोई भी ले रहे हैं हम। तो ये किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल हो सकता है? अगर किसी बैक्टीरिया में हमें ये दिखे, ऐसे ही टाइप की प्रॉपर्टी दिखे रेजिस्टेंस की, रोकथाम की, तो ये बेसिकली होता है प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशंस का होना, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज लाइफ फॉर्म्स हैड अ ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम। अब देखो कहते हैं कि जब लाइफ जो है उसमें जब इवोल्यूशन हुए, मतलब लाइफ में जो है धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए, वो कैसे चलने लग गए, कैसे तैरने लग गए, तो वो बेसिकली कहाँ से कहाँ को गए। देखो मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, यहाँ पे नदी है, और यहाँ पे नदी से देखो ये मछली जो है, ये मछली देखिए आपको, ये मछली जो है यहाँ गई, और वो मछली चलने लगे लैंड पे। क्यों? क्योंकि जब वो पानी में थी तो उसके पास फिन्स थे फॉर ब्रीदिंग के लिए, या कह सकते हैं पानी में ऑक्सीजन को कैप्चर करने के लिए। बट जैसे जैसे वो लैंड में आई तो उसके देखो पाँव निकल आए, छोटे छोटे 4 पाँव। क्यों? क्योंकि लैंड में रिक्वायरमेंट होती है चलने की या क्रॉलिंग की, रेंगने की। देन देखो अब वो बंदर में कन्वर्ट हो गई, उसने सोचा कि अब मुझे जीने के लिए पेड़ों पे जीना ज़रूरी है, तो वो बंदर में आ गई है। फर्दर फिर बंदर से वो इसमें आ गया कि उसने कहा कि नहीं अब तो इंसानी तरीके से जिया जाएगा, फिर वो इंसान में आ गया। इंसान से आते आते वो एक फुली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग हो गया, जो कि आज का जो लास्ट वाला ह्यूमन बीइंग है वो हमारा ह्यूमन बीइंग है,
जिसमें हम जीते हैं। अब देखो लास्ट में बिल्डिंग्स भी दिखा रखी हैं, ये वो बिल्डिंग्स हैं जो आज की दुनिया को दर्शाती हैं, ठीक है। अब देखो मूविंग फ्रॉम लैंड टू वाटर इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म था उसने इवोल्यूशन, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म माना जाता है कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है वो पानी में रहा, उसने इवोल्यूशन दिखाया है, उसने पानी से लैंड में आया, लैंड से फर्दर ऑन वो अपने सिटी लाइफ में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, पूछ रहे हैं वीवी पैरिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व्ड बिकॉज। देखो हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है ओवी पैरस, दूसरा होता है वीवी पैरस। क्या डिफरेंस है दोनों में? वीवी पैरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बच्चे को पेट में पाले, वर्म में पाले। दूसरे होते हैं ओवी पैरस, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे चिड़िया। अब देखो यहाँ पे वीवी पैरिटी जो है वो पूछ रहा है वीवी पैरस और ओवी पैरस जो जो अंडे देते हैं और जिनके पेट में बच्चा पलता है, उन दोनों में जिनके पेट में बच्चा पलता है वो क्यों ज़्यादा इवॉल्व हुए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पेट में जिनका बच्चा है वो सेफ रहता है, सेफ रहने के साथ साथ उसके चांसेस सर्वाइवल के ज़्यादा होते हैं। बट जो अंडे वाला है उसके पीछे प्रीडेटर्स का खतरा होता है, कई बार अंडे खा दिए जाते हैं दूसरे जानवरों के थ्रू, ऐसा होता रहता है, इसकी वजह से वो ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं होती उनकी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा, C1। The young ones are protected inside the mother's body and are looked after they are born, leading to more chances of survival। अपने मदर्स के बॉडी के अंदर, अपने पेट के, मदर के पेट के अंदर के होने के कारण वो सेफ रहते हैं, बाहर के जानवरों से खतरा नहीं होता और उनके जीने के चांसेस, सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, पूछ रहे हैं कि जो फॉसिल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। फॉसिल्स मीन्स जो बहुत पुराने जमाने, बहुत पुराने टाइम, सैकड़ों करोड़ों हज़ारों साल पहले के जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो हड्डियाँ हैं या वो कहाँ पाई जाती है, तो बेसिकली वो सेडिमेंटरी रॉक्स में पाई जाती हैं। यहाँ पे मैंने ये रॉक्स, पहाड़ जो है शो कर रखे हैं, ये इस तरीके से देखो, ये बहुत पुराने पहाड़ होते हैं और अगर इन्हें बहुत अंदर अंदर तक खोदना पड़ता है, और जब इन्हें अंदर अंदर तक खोदते हैं तो वहाँ हमें मिलते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स मीन्स पुरानी हड्डियाँ जानवरों की। वो इतनी अंदर इसलिए मिलती हैं क्योंकि एवोल्यूशन होता रहता है और परत पे परत चढ़ती रहती है पत्थरों की, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे यूनिवर्स में आगे आगे दुनिया या लाइफ बढ़ती रहती है, इसमें हज़ारों साल लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास, पूछ रहे हैं कि विच टाइप ऑफ सिलेक्शन एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑब्जर्व्ड इन मॉथ बोस्टन बल्गेरिया। अब देखो क्वेश्चन, जैसे कि आपने एनसीईआरटी में पहले भी पढ़ा होगा, एक बहुत अच्छी स्टोरी थी कि जो मॉथ मॉथ एक बटरफ्लाई लाइक स्पीशीज होती है, जैसे वो होती है हमारी तितली होती है उसकी जैसे एक स्पीशीज होती है इस तरीके से उड़ने वाली, मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखा रखा है, इसे देखो। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें ये पूछ रहे हैं कि बहुत पहले एक इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाली एक्टिविटी दिखाई गई थी। मतलब मेलानिज्म क्या होता है? मेलानिज्म मतलब होता है कलरेशन। कलरेशन मतलब कि कलरेशन जो है वो डार्क से लाइट में जा रहा है। अब देखो अगर तुम इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखोगे तो यहाँ पे वाइट कलर की बटरफ्लाइज भी हैं, तितलियां भी हैं, अगर देखोगे तो वो दिख नहीं रही हैं बट, ठीक है। और यहाँ पे भी है वाइट कलर की, जो मैंने ये रेड सर्कल कर रखे हैं वाइट बटरफ्लाइज हैं, ये वाइट तितलियां हैं। अब देखो क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो एक पेड़ था वहाँ पे ब्राउन कलर का, उसमें दो दो टाइप के मॉथ रहते थे, एक वाइट था और एक ब्राउन था। तो जब वो दोनों मॉथ वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो पॉल्यूशन भी नहीं था एयर में, मॉथ जो है उसमें लाइकन लगी हुई थी, वाइट कलर की लाइकन होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उस लाइकन की वजह से जो वाइट वाली जो फंगस थी वो सर्वाइव कर पाई, क्यों? क्योंकि वो लाइकन के ऊपर कैमोफ्लेज हो गई, इस प्रॉपर्टी को वाइट, जैसे कोई तितली है वाइट कलर की और वो लाइकन के ऊपर छुप गई, तो ये कैमोफ्लेज होता है। अब जो चील चिड़िया वगैरह है उन्हें वाइट कलर की तितली दिखी नहीं, उस क्योंकि वो ऊपर छुप गई उसके लाइकन के, तो उसे दिख नहीं पाई, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए। बट जो ब्राउन वाली तितली थी उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो गए, क्यों? क्योंकि वो वाइट तितली के ऊपर नहीं छुप सकती, उसका कलर ब्राउन है, उससे जो शिकारी हैं वो इजीली देख लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है कि पॉल्यूशन कम हो, पॉल्यूशन बढ़ता गया, उस एरिया में पॉल्यूशन बढ़ता गया, और जो ये ब्लैक वाली जो तितली, अब जो लाइक पॉल्यूशन बढ़ेगा तो लाइकन
कॉमन सी बात है, लाइकन वहाँ नहीं होता जहाँ पॉल्यूशन होता है, वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता, तो लाइकन जो है रिमूव होता गया। और जो चिड़ी और जो हमारे पास पेड़ है, पेड़ की जो टहनी है वो भूरी भूरी होती गई, ब्राउन होती गई। अब सर्वाइवल रेट किसका ज़्यादा होगा? अब सर्वाइवल रेट ब्राउन वाली तितली का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अब वो छिप सकती है ब्राउन तने पे, बट वाइट वाली तितली शो हो जाती है। अब वो शो हो गई तो इसका मतलब क्या है? वाइट वाली तितली के चांसेस कम हो गए। तो पूछ रहे इस टाइप का जो सिलेक्शन है ये कैसा सिलेक्शन है, क्या नेचर ने कैसे सिलेक्ट किया, नेचर ने कैसे सिलेक्ट किया इसे? तो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है, ये डायरेक्शनल है। इस टाइप के सिलेक्शंस डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डेस्केंट इन ह्यूमन रिवोल्यूशन। सबसे जो ह्यूमन रिवोल्यूशन में या एवोल्यूशन कह सकते हैं, सॉरी, एवोल्यूशन में जो हमारे पास स्पीशीज थी, जब देखो आज के डेट में जो ह्यूमंस हैं उन्हें उनका जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस सैपियंस। पहले होमो सैपियंस था, यहाँ पे एक और वर्ड ऐड हो गया सैपियंस। होमो सैपियंस का बेसिकली मीन होता है, यहाँ पे जो टर्म है होमो सैपियन, जो टर्म है होमो, इसका मतलब क्या है इसे समझना भी जरूरी है ना। होमो मीन्स होता है सेम, सबको पता है, होमो मीन्स सेम। सैपियंस, सैपियंस मीन्स होता है मैन। बट आज की डेट में होमो सैपियंस का नाम में एक और सैपियन ऐड हो गया है, तो वो क्या हो गया? एक और मैन हो गया। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे दो मैन का क्या मतलब है? यहाँ पे दो मैन का पर्टिकुलरली मतलब है, यहाँ पे एक मैन का मतलब है वुमेन और एक मैन का मतलब है मैन, मीन्स मेल फीमेल, फीमेल का मतलब है, तो होमो सैपियंस सैपियंस हो गया है। एनसीईआरटी में अभी अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए ये होमो सैपियंस ही है। ठीक है, 13 में पूछ रहे हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि इनकी जो हमारे पास जो जितने भी, जैसे कि रेमापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, तो पूछ रहे लाइन से बताओ, लाइन से बताओ कि क्या इनका क्या लिस्ट थी, क्या कैटेगरी थी, किस तरीके से इवॉल्व हुए थे। मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ, सी वाला। सबसे पहला है रेमापिथेकस। सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स थे उन्हें हम रेमापिथेकस बोलते थे। इनके नाम रखे गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स और अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्टेशन। वो किस तरीके से खाते थे, किस तरीके से रहते थे, शिकार करते थे, क्या सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ें यूज़ करते थे। तो पहले थे रेमापिथेकस, और इनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या थी, मीन्स ब्रेन सोचने की क्षमता कितनी थी इनकी। पहले थे रेमापिथेकस, देन आए होमो हैबिलिस, देन आए होमो इरेक्टस और लास्ट आए होमो सैपियंस, जो अभी हम हैं होमो सैपियंस। हम में अभी एवोल्यूशन इतनी नहीं हुई है, अभी इसके बाद होमो सैपियंस के बाद भी और ऐड हो सकते हैं अगर एवोल्यूशन हो, तो इसमें तो करोड़ों लाखों साल लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे दिखा रखा है, ये जो लास्ट वन है, ये सपोज ये होमो सैपियन है जो हमारी आज का ह्यूमन बीइंग है, ये वाला होमो इरेक्टस ले लो और ये वाला होमो हैबिलिस, दिस इज रेमापिथेकस, सबसे पहला ह्यूमन बीइंग। बचे ये वाले, ये हमारे सबसे पूर्वज हैं जिनके बारे में भी इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। पूछ रहे हैं इनमें से लिंक स्पीशीज कौन सी है, लिंक स्पीशीज। तो मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर है लो फिश। बट क्वेश्चन इज देयर, लिंक स्पीशीज क्या होती है? देखो, लिंक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिन्होंने सर्वाइव अपने जीने के लिए दोनों जगह लैंड और वाटर में सर्वाइव करने के लिए कुछ एडेप्टेशंस लिए। जैसे कि लो फिश ने क्या किया था कि वो पानी में भी जीने के लिए उसके पास यहाँ पे फेफड़े होते हैं उनके, इस तरीके से खुले खुले से होते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। वाटर में पानी अंदर बाहर जाता रहता है, जिससे ऑक्सीजन जो है वो वाटर के थ्रू उनकी बॉडी में जाता रहे। दूसरा उन्होंने क्या किया कि वाटर में एडेप्टेशन के साथ साथ जब उन्हें लैंड में एडेप्टेशन लेने थे तो वो लैंड में भी गए और वहाँ पे क्रॉल, उनके पाँव इस तरीके से दिख रहे हैं, ये फिन से ही पाँव में ये जो है ये कन्वर्ट हो गए थे उनके छोटे छोटे पाँव में फॉर क्रॉलिंग, रेंगने के लिए, लैंड में जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो इनमें से लो फिश जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है लिंक स्पीशीज का, एक ऐसी स्पीशीज जो पानी में भी जी सकती थी और लैंड में भी जी सकती थी। तो नेक्स्ट पूछा है हमारे पास, कॉलम है, हमें ये कॉलम जो है इन्हें हम जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे ही मैच करेंगे। हमारे पास साइंटिस्टों के नाम है कॉलम ए में, डार्विन, ओपेरिन, लमार्क, वैगनर। और कॉलम 2 में उनकी थ्योरीज हैं या कह सकते हैं उनके रिसर्च, उनकी जो सक्सेसफुल रिसर्च हैं वो हैं। सबसे पहले आता है डार्विन। तो
डार्विन ने जो है वो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है उसका इवोल्यूशन के बारे में बताया था, तो इसका फोर्थ वन हो जाएगा। ओपेरिन, ओपेरिन को भी हम स्किप करते हैं, लेमार्क का देखते हैं। लेमार्क जो है उसने जिराफ पे काम किया था। उसने कहा था कि जिराफ जो है वो सबसे पहले जिराफ की गर्दन जो है वो बहुत छोटी हुआ करती थी। धीरे धीरे जैसे जिराफ को दिखा कि पेड़ जो है उसके एरिया में लंबे लंबे हैं, तो उसने क्या किया, अपनी जो ये गर्दन है उसे इतना ऐसे उठाना शुरू कर दिया, स्ट्रेच करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उसकी गर्दन जो है वो छोटी से लंबी होती गई। आज की डेट में जिराफ की गर्दन जो है, नेक जो है वो लंबा है, इसी कारण ये एवोल्यूशन हुआ था। ये थ्योरी लेमार्क ने दी थी। तो उसने यूज एंड डिस्कस ऑफ ऑर्गन, लेमार्क ने कहा था कि ऑर्गन्स में भी चेंजेस आते हैं जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है हमारे ईटिंग हैबिट्स के थ्रू। जैसे लाइक हमें खाने, जैसे सपोज हम जो बंदर हैं, हम पहले बंदर ही थे, तो हमारे पास पूंछ हुआ करती थी। किसके लिए? हमारे पास पूंछ हुआ करती थी क्योंकि हम पेड़ पे रहते थे और हमें एक काइंड ऑफ एक कंफर्ट जोन या कह सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए पूंछ जो है वो स्टेबिलिटी के काम आती है। पेड़ में हम स्टेबल रह सकते हैं। बट धीरे धीरे जब बंदर लैंड में रहने लग गए, इंसान में उनका एवोल्यूशन होने लग गया, तो उनकी बॉडी से पूंछ हटती गई क्योंकि वो ऑर्गन का कोई काम नहीं है बॉडी में, तो बॉडी ने उस ऑर्गन को हटा दिया अपने आप। तो ये लेमार्क ने थ्योरी दी थी। दूसरा है वैगनर। वैगनर जो है, वैगनर ने दी थी एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस मीन्स कि जो लिविंग, एबायोजेनेसिस का मतलब होता है कि लिविंग बींग्स जो हैं वो नॉन लिविंग बींग से आए हैं। ओपेरिन ने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? कॉन्टिनेंट्स का मतलब आप जानते हैं, हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं। अब देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या था कि हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया था, उस समुद्र के आसपास लगा लो, उस एरिया में क्या हुआ कि वो एरिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते थे उस एरिया में। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो एरिया जो है वो जमीन कटती गई, कटते कटते वो 4 हिस्सों में इस तरीके से बढ़ गई और समुद्र में उधर उधर फैल गई। तो देखा गया कि जैसे जहाँ जहाँ वो फैल गई है, जो जो वो कॉन्टिनेंट्स फैल गए हैं, वो जहाँ जहाँ गए हैं उनके अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग उनके ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ गए, मतलब वो पहले जैसे नहीं रहे। हर कॉन्टिनेंट में हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अपने वातावरण के हिसाब से उसने खुद को ढाल लिया है। किसी के पंख आ गए हैं, किसी के पाँव ऐसे ही हैं, ऐसे सारे चेंजेस आए थे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, पूछ रहा है 1953 एसएल मिलर। देखो हमारे पास ये हमारे पास थ्योरीज दी थी साइंटिस्टों ने थ्योरीज दी थी कि कैसे लिविंग बीइंग का क्रिएशन हुआ है या लिविंग बीइंग दुनिया में आए हैं। तो कुछ ने बोला गैसेस के थ्रू आए हैं, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी थ्योरी जो है काम करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये वाला। लिविंग कहा गया कि लिविंग बींग्स कैसे आए कि जो उस टाइम पे जो धरती पे जो टेम्परेचर था, यूनिवर्स में जो टेम्परेचर था वो हाई टेम्परेचर था। वॉल्केनिक मीन्स जो हमारे पास वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, जिन्हें हम बेसिकली बोलते हैं जिनसे ज्वाला निकलती है या लावा निकलता है, ज्वालामुखी, वो ज्वालामुखी के वो निकले, लावा निकला। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मीन्स जो वातावरण है उसमें जो हमारे पास गैसेस है लाइक अमोनिया, CH4, मीथेन, इनका जो कंटेंट है मीन्स इनका जो वैल्यू कम होती गई। लाइक अमोनिया कम था, CH4 कम था, ऑक्सीजन तो था नहीं, खैर CO2 कम था। तो वो कह रहे हैं इन सबको, ये सब की वजह से, ये कुछ कंडीशन थी, इनकी वजह से लिविंग बींग्स का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ मेयोटिक रिकॉम्बिनेशंस आर। जो हमारे पास मेयोटिक रिकॉम्बिनेशंस होते हैं उस टाइम पे म्यूटेशंस आ जाते हैं। म्यूटेशंस तो पता ही है सबको, म्यूटेशंस क्या होता है? म्यूटेशंस मीन्स किसी में सडन चेंजेस का आना। वो सडन चेंजेस जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, समटाइम्स एवोल्यूशन के लिए हमारे लिए सही भी होते हैं। तो पूछ रहे हैं कि जो म्यूटेशंस और मेयोटिक रिकॉम्बिनेशंस, जो किसी भी पॉपुलेशन में अगर रिकॉम्बिनेशंस एकदम से आ गए ड्यू टू म्यूटेशंस, तो वो रैंडम होते हैं, उनका पता नहीं चलता, और वो डायरेक्शन लेस होते हैं। डायरेक्शन लेस का मतलब है कि कोई डायरेक्शन नहीं होती, हमें नहीं पता वो कहाँ से कहाँ को जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट, ये हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आंसर हमें 1 या 2 लाइन में देने होते हैं, पूरा पैराग्राफ या पूरी थ्योरी नहीं लिखनी होती है।
पूछ रहे व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट हैड बीन फॉसिल। वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ फॉर्म्स के जिन्हें हम फॉसिल्स कहेंगे, या फॉसिल जो आज की डेट में फॉसिल्ड हैं। देखो, द अर्ली फॉसिल वर सिंपल लाइफ फॉर्म विच इवॉल्व इनटू कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म लेटर। हमें फॉसिल से ये पता लगता है कि वो पहले हमारे हम पहले सिंपल थे, धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया और हम लोग कॉम्प्लेक्स होते गए। कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि हम पहले हमारा सिंपल स्ट्रक्चर था, हमारी बोन सिंपल थी, पर जब हमारी एडेप्टेशन बढ़े, जब हमारे खाने के तौर तरीके बढ़े, तो हम कॉम्प्लेक्स होते गए। कॉम्प्लेक्स का मतलब हमें हड्डियाँ ऐड होती गई, हमारी हड्डियाँ ऐड होती गई, और भी कई चीज़ें हैं। Fossilized organism hard body surface which allowed them to get preserved and fossil। अब देखो, जो फॉसिल ऑर्गेनिज्म है, हम जिसे यहाँ पे इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में मैंने दिखाया है कि यहाँ पे देखो, ये जो कैसे ये हड्डियाँ जो है ये छप गई हैं यहाँ। ये हड्डियाँ गल के गायब भी हो सकती थी, बट नहीं, ये छप गई हैं पत्थर में। क्यों? क्योंकि ये हड्डियाँ जो है ये हार्ड हुआ करती थी उस टाइम पे, बड़ी हुआ करती थी, मोटी और हार्ड। तो ये क्या है कि ये हड्डियाँ यहाँ जब छप जाती थी तो उसके ऊपर एक और पत्थर के लेयर लग जाते थे। जब वो एक और पत्थर की लेयर लग गई तो ये वहीं रिजर्व और धंस जाते थे। अब जब सालों बाद इनको खोदा गया और देखा गया इनमें क्या है, तो देखा गया कि हमारे पास हड्डियाँ मिली हैं पुराने ज़माने के जानवरों की, जो काफ़ी बड़े हुआ करते थे साइज़ में। पहला जो ह्यूमन बीइंग था वो साइज में बहुत बड़ा था, उसकी हड्डियाँ भी बड़ी थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें एवोल्यूशन आया, कंफर्ट जोन मिलता गया, खाना अपने आप मिलता गया, उसने खुद से खाना बनाना सीखा, तो उसकी हड्डियाँ जो है वो छोटी हो गई हैं लेंथ में। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो क्या पूछ रहे हैं, डिड एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स गेट फॉसिल, की जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर है क्या वो भी फॉसिल्स हुए थे, क्या उनकी भी हड्डियाँ होंगी कहीं? तो हाँ, ऑफ कोर्स होंगी। यस, उनकी हड्डियां हैं, पर कहाँ हैं ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, एक्वाटिक लाइफ में जो जानवर पानी में रहते हैं वो भी फॉसिल हुए थे, उनकी भी हड्डियां रह चुकी थी, कहीं पे छप चुकी थी। तो बेसिकली ये डीप, जैसे हमारे पास समुद्र है, पानी है, उसके नीचे जो पहाड़ देखे जाते हैं, अगर उन्हें निकाला जाए, उन्हें खोदा जाए, तो उसके अंदर इन क्रिएचर, इन एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स की हड्डियां वहाँ भी मिलेंगी, या उनके छाप जो होती है वो मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो पूछ रहे हैं व्हाट आर वी रेफरिंग टू व्हेन वी से सिंपल ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि तुम क्या समझते हो सिंपल ऑर्गेनिज्म से और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से? ओके, तो हमसे पूछा गया है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। जैसे जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बनावट जो होती है वो सिंपल हो, जैसे हमारे पास बैक्टीरियाज हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म जिनमें हमें समुद्री जीव भी आते हैं, जैसे कि प्रॉन्स ले लो, मछली ले लो, ये सिंपल होते हैं। अगर तुम इसका ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, जो सेल्स जो हैं वो कुछ ही सेल्सों से बने होते हैं। और दूसरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एक गाय हो गई, एक बकरी हो गई, अगर तुम देखोगे तो कॉम्प्लेक्स है, उसे पढ़ना टफ है, उसके पास हड्डियाँ हैं, उसके बहुत सारे सेल से बना होता है, और उसका ब्रेन कैपेसिटी अच्छा होता है। वो मतलब उनके पास इतनी अच्छी ब्रेन कैपेसिटी होती है कि तो वो अपने वर्क कर सकते हैं, अपने एक्शंस, अपना काम कर सकते हैं। बट सिंपल ऑर्गेनिज्म में ये सब चीज़ें नहीं होती। सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि वो इतने अच्छे तरीके से नहीं जी सकते। उनको उनको रख, जैसे अमीबा है, उसको रख दो, वो अपने आप फ्यूज़ होता रहेगा, डॉटर सेल्स बनाता रहेगा, तो वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है बस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पूछ रहे हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई पेड़ है और हमें उसकी एज पता करनी है, तो उस पेड़ की एज कैसे पता करोगे? क्या ऐसे देख के पता कर लोगे कि मोटा पेड़ है, बड़ा है, बहुत लंबा है, तो इसकी एज इतनी होगी? नहीं, पेड़ों की एज पता करने के भी तरीके होते हैं। उसमें जो है हमारे पास ये है कि काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट इन द ट्रंक ट्री। अगर तुम पेड़ को जैसे मोटा तहना से काटोगे, जैसे जिस तरीके से मैंने दिखाया है, ये हमने काटा, उसमें ये रिंग्स जो है, ये रिंग्स दिख रही है आपको, ये रिंग्स बनी है, गोल 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 रिंग्स, इस तरीके से। ये जो रिंग्स है, ये जितनी ज़्यादा रिंग्स प्रेजेंट होंगी, ये रिप्रेजेंट करेगा उतना।
लाइक एक रिंग होती है 1 साल के लिए, दूसरी रिंग दूसरे साल के लिए, तीसरी रिंग तीसरे साल के लिए। तो जितनी ज़्यादा रिंग्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब वो पेड़ उतने साल का है। जैसे अगर हम बात करें बरगद के पेड़ की, जो बरगद का पेड़ है उसको अगर तुम काटोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा रिंग्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि बरगद के पेड़ की एज सबसे ज़्यादा होती है और उसकी एज के अकॉर्डिंग उसमें रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये देखो, जो फर्स्ट ईयर ग्रोथ की रिंग है, ये रेनी सीजन की ईयर की ग्रोथ की है, ड्राई सीजन की ये स्कार फ्रॉम फर्स्ट फायर, इस तरीके से रिंग्स। अब देखो, कभी अगर जंगल में आग लगी और वो पेड़ जो है उस आग में जी पाया, तो उसमें देखो इस तरीके से एक दिखा रखा है कि उसमें आग भी लगी थी और ये पेड़ आग को भी सर्वाइव कर पाया। उसके बाद फिर वो पेड़ ने ग्रो किया, फर्दर रिंग्स बनाई और उस रिंग से पता लगा कि उस पेड़ की एज क्या है। तो पेड़ों की एज निकालने के भी तरीके हैं, और पेड़ का जो एज निकालने का तरीका यहाँ पे बताया गया है वो कौन सा तरीका है? दैट इज रिंग, रिंग, रिंग वाला तरीका। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पूछे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे के एग्जांपल दो एंड आइडेंटिफाई द फीचर टुवर्ड्स विच दे आर कन्वर्जिंग। सबसे पहले तो हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखेंगे क्या होता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में एक्चुअली में क्या होता है, देखिए एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारे पास है एक बटरफ्लाई, एक तितली का पंख है और एक चिड़िया का पंख है। अगर दोनों के काम देखोगे, दोनों का काम सेम होता है, उड़ने का। बट अगर उनका अंदर का स्ट्रक्चर देखोगे तो चिड़िया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग होता है, और जो बर्ड का बोनी स्ट्रक्चर है अंदर का पंख का वो अलग है। तो दोनों की स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का काम सेम कैसे है? तो ये इवोल्यूशन हुए हैं, इस टाइप का इवोल्यूशन होता है। इस टाइप के इवोल्यूशन को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये एनाल और जो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, ये स्ट्रक्चर एनालॉग स्ट्रक्चर्स हैं। कौन से हैं? एनालॉग। ये है एनालॉगी और एनालॉग स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं हम, देखो यहाँ पे एनालॉगस है बट कुछ होमोलोगस भी होते हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर जैसे कि मैन और चीता। अगर आप देखोगे, चीता का काम है दौड़ने का और मैन का काम है चलने का। दोनों के काम अलग है, एडेप्टेशन अलग है, बट अगर उनकी हड्डियाँ देखोगे, उनके बोन्स का स्ट्रक्चर देखोगे, सिमिलर होता है, सेम होता है। तो वो होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं। और एनालॉगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा पर फंक्शन सेम होगा। तुम ऐसे भी याद रख सकते हो उसको कि एनालॉगी क्या होती है या एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जिनका फंक्शन, जिनका फंक्शन क्या होगा? जिनका फंक्शन सेम होगा। जैसे कि बटरफ्लाई और चिड़िया का उड़ने का फंक्शन सेम है, बट उनका जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, अगर हम पंख को अंदर से देखें तो बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो होता है डिफरेंट। अब बोनी स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फंक्शन सेम है, एनालॉगस को रिप्रेजेंट करेगा, या एनालॉगस का एग्जांपल है। स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। डी आई, ये आई है, डी आई एफ, कर्सिव राइटिंग होगी मेरी, डी आई। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास पूछ रहे हैं हाउ डू वी कंप्यूट द एज ऑफ फॉसिल। अगर सपोज हमें किसी बहुत पुराने सैकड़ों हजारों साल पुराने किसी जानवर की हड्डी तो हम मिली, कैसे पता तो हम कैसे पता लगाएंगे कितने हजारों सैकड़ों साल पुराना पुराना जानवर है जिसकी हड्डियां हमें मिली है या जिसका फॉसिल हमें मिला है? तो उसका एक तरीका होता है, दैट इज रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग एक तरीका है जिसमें हम रेडियो एक्टिव को यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव के यूज़ से हमें पता लग जाता है कि कितना पुराना फॉसिल है, कितने सैकड़ों साल पुराना फॉसिल है। जिसकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है। स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा जूम करूँगी, जूम नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें यहाँ पे देखो एक वो मिला है, फॉसिल मिला है। इस फॉसिल को हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू, केमिस्ट्री के एलिमेंट्स होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसके थ्रू हमने क्या पता किया कि इसकी एज क्या है। यहाँ पे हम जो रेडियो एक्टिव में बेसिकली यूज़ करते हैं कार्बन के आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 14 ये आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो काम आते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग में। किसके? फॉसिल्स के, कि उनका एज हमें पता लग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ डू वी कंप्यूट द एज ऑफ द रॉक। सपोज हमारे पास कोई रॉक है और हमें उसकी एज पता करनी है, मतलब बहुत पुराने साल पहले का पत्थर है और हमें उसकी एज पता करनी है, तो कैसे? सेम मेथड है, नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके।
डिके का मतलब होता है किसी चीज़ का, कोई चीज़ धीरे 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 टूट टूट के ख़त्म होती है, उसे हम डिके बोलेंगे। तो यहाँ पे हम नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके मेथड में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसके थ्रू नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके के थ्रू पता करते हैं। देखो यहाँ पे एक न्यूली फॉर्म रॉक है, देखिए आपको, सेम रॉक सम टाइम लेटर, यही रॉक जो है, यही पत्थर जो है कुछ टाइम के बाद जो है इस तरीके का हो गया है। अब देखो इस जो हमारे पास नई रॉक है उसमें जो कोई रेड रिप्रेजेंट करता है यूरेनियम को, यूरेनियम एक एलिमेंट है, केमिस्ट्री में होते हैं एलिमेंट, कार्बन है, इसी तरीके से यूरेनियम भी है। अब सेम रॉक हमारे पास ये है, इसमें क्या, इसमें दो चीज़ें और आ गई, इसमें लेड भी आ गया। लेड, यूरेनियम का जो साइन होता है वो यू होता है, आई थिंक यू आर होता है, यू आर, और लेड का जो है वो होता है पीबी। पीबी रिप्रेजेंट करते हैं, केमिस्ट्री के साइंस हैं, पीबी से लेड। देखो इसमें लेड भी आ गया। सेम रॉक लेटर स्टिल, कुछ टाइम बाद सेम रॉक जो है वो इस तरीके से हो जाती है, उसमें और भी ज़्यादा इसमें क्या आ जाते हैं, यूरेनियम लेड। अब जब हमने, अगर हम सेम इसमें जैसे जैसे यूरेनियम बढ़ता गया, लेड बढ़ता गया रॉक्स में, अगर हम उस रॉक को कुछ सालों बाद डिके कर रहे हैं, तो डिके करने के बाद हमें जितने एलिमेंट्स उसमें मिले, यूरेनियम और लेड का जितना कंटेंट मिला, इसका मतलब वो अगर ज़्यादा मिला तो वो उतनी साल पुरानी है, और अगर कम मिला तो वो अभी न्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास, पूछ रहा है कि व्हेन वी टॉक ऑफ फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल्स टुवर्ड्स व्हाट दे आर, अगर हम बात करें मैक्रोमोलिक्यूल्स की, जैसे प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स, अगर आप देखोगे ये सारी के सारे टर्म्स जो हैं, प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स हो गया, हार्मोन्स हो गए, रिसेप्टर्स हो गए, एंटीबॉडीज, बॉडी में भी एंटीबॉडीज होती हैं, बाहर बाहर को दवाइयों को एंटीबॉडीज बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी दवाइयाँ होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये सब के सब जो हैं, अगर इनमें एवोल्यूशन आए तो इनको क्या नीड होगी एवोल्यूशन की, इनको भी नीड है एवोल्यूशन की, इनको भी ज़रूरत है सही और अच्छा बनने की। तो जो फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनमें एवोल्यूशन आता है ताकि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व कर सकें। मतलब देखो, मतलब समझो, अब देखो जब ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में सब, जब ह्यूमन बीइंग छोटा होता है, जब एक बच्चा है वो भी, उसमें जो प्रोटीन है, जो उसमें जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन किसी और काम के लिए भी उसकी बॉडी में, सपोज प्रोटीन जो किसी और काम, किसी कोई भी फंक्शन हो सकता है उसके लिए काम आ रहा है, बट जैसे जैसे वो उसकी एज बढ़ती जाती है तो उस प्रोटीन में भी इवोल्यूशन या उस प्रोटीन में भी मॉडिफिकेशन आते रहते हैं कि वो उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर सके फर्दर एडेप्टेशन में या कुछ और फंक्शंस में। नेक्स्ट है हमारे पास, अमंग इनमें से जो 5 फैक्टर्स हैं हमारे पास, जिसे हम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी वेनबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने कि काम किया था पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, मीन्स उसने पता किया था कि अगर कोई भी हमारे पास सराउंड, कोई भी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, अगर टाइम टू टाइम अगर उनको इवॉल्व होना है, लाइक सालों साल बाद, क्या वो सेम रहते हैं या उनमें चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस आते हुए क्यों आ रहे हैं वो चेंजेस। बेसिकली वो चेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट में धीरे धीरे चेंज आते हैं। अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या वैसा ही रहेगा, तो जीने के लिए वो अपने अंदर भी चेंजेस लाता है। तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में उसने 3 फैक्टर दिए थे हमारे पास। पहला था जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब है कि जीन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ऐसे अपने आप चल के नहीं जाता। मतलब है कि मीटिंग हो गई तो दो अलग ऑर्गेनिज्म में मीटिंग हो गई और जो वो जीन है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में चला गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट में, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस है, जिस रिकॉम्बिनेशंस है, वे पूछ रहा है 3 तो हैं हमारे पास, 3 तो हमें, 3 तो खुद ही क्वेश्चन में गिवन है, पूछ रहे हैं 2 और कौन से हैं, तो 2 और 2 फैक्टर जो थे वो थे नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन। ये 5 फैक्टर थे जिनकी वजह से पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम बना हुआ है, क्यों पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ये 5 फैक्टर की वजह से उसने बताया था। पॉपुलेशन के 5 फैक्टर दिए थे उसने जो अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन के जेनेटिक्स को या उनके जीनोम को। देखो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास, सपोज ये मेढक है, फ्रॉग जैसे है, फ्रॉग लाइक ही है, तो मेढक ही एज्यूम कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि मेढक ही है। यहाँ पे हमारे पास फ्रॉग्स हैं, यहाँ पे वाली जो फ्रॉग्स है उनका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है,
हार्डी वेनबर्ग ने कहा था अगर हमें पॉपुलेशन में इक्विलिब्रियम बना के रखना है, मतलब हम नहीं चाहते हैं कि इस पॉपुलेशन में कोई भी चेंजेस हो, वो पॉपुलेशन सालों साल सेम टू सेम रहे, उस पॉपुलेशन में चेंजेस ना आए। तो देखो उसने कुछ रूल्स बताए थे कि उस पॉपुलेशन में पहली बात कोई सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन मतलब कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं, कोई आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं, कोई नेचर उन्हें सिलेक्ट नहीं कर रहा है कि उन्हें रिमूव कर दे एनवायरनमेंट से। दूसरा उसने कहा था कोई म्यूटेशन नहीं होगा। देखो यहाँ पे इसकी 3 आंखें आ गई। म्यूटेशन का मतलब है कि म्यूटेशन कुछ एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले उससे डिफरेंट दिखना शुरू कर देता है। दूसरा कोई माइग्रेशन नहीं है। देखो माइग्रेशन में इसने बताया है कि ये यहाँ से दूसरी तरफ चले गए हैं। माइग्रेशन का मतलब तो पता ही है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर एक जगह से दूसरी जगह पॉपुलेशन जाएगी नहीं तो वो अपने जीन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा रही है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है लार्ज पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लार्ज पॉपुलेशन होगी अगर, तो वो पॉपुलेशन स्टेबल है, मतलब उसमें रिप्रोडक्शन होता रहा है होता रहा है होता रहा है और पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जा रहा है और जो जीन जो है वो स्टेबल है पूरी पॉपुलेशन में। नेक्स्ट है रैंडम मीटिंग। ये रैंडम मीटिंग है। रैंडम मीटिंग का मतलब ये है कि रैंडमली कोई किसी से मीट कर रहा है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे उसका साइज कुछ भी है, तो रैंडमली मीट कर रहे हैं। इस तरीके से हम, हार्डी वेनबर्ग ने कहा था कि हम पॉपुलेशन में इक्विलिब्रियम बना के रख सकते हैं। ये उसके अजम्पशंस मतलब है कि ये उसने सिर्फ सोचा था, ऐसा ज़रूरी नहीं था। ये सिर्फ उसने सोच के बताए थे, ये अपने एक्सपेरिमेंटल के थ्रू बताए थे, ऐसा बेसिकली नहीं था। अजम्पशंस होते हैं, ये सोचे हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। आप फाउंडर इफेक्ट से क्या समझते हैं? गुड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का अच्छा टॉपिक है। एग्जाम जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की, उनके बोर्ड एग्जाम्स में फाउंडर इफेक्ट आता ही आता है हर साल। अब देखो फाउंडर इफेक्ट क्या है। फाउंडर इफेक्ट का मतलब होता है जैसे कोई छोटा स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, मतलब कोई एरिया ले लिया हमने, वहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल ग्रुप है, वहाँ पे पॉपुलेशन, मतलब एक सपोज हमने यहाँ पे ले लिया, ये बग्स लिए हैं, ये बग्स, इन्हें फेल पास भी बोलते हैं। ये बग्स जो हैं, ये बग्स जो हैं ये छोटे छोटे हैं, और ये बग्स जो हैं ये नहीं, ये बग्स जो हैं छोटे छोटे होते हैं। सपोज एक एरिया में बग्स है, हमारे पास छोटे छोटे बग्स हैं, becomes isolated from a large population, वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन से आइसोलेट हो गए। देखो मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाया ताकि चीज़ें समझ आ जाएं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि ये लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है। इस लार्ज पॉपुलेशन में एक बग, ये दिख रहा है छोटा सा एक बग, एक से ज़्यादा हो सकता है, ये आइसोलेट हो गया। आइसोलेट मतलब अलग हो गया है। अलग होके इसने क्या किया, इस तरीके से ये अलग हो गया है। अब ये वाला जो बग है ये दूसरी जगह चला गया। अब ये दूसरी जगह चला गया तो वहाँ ये दूसरे अडेप्टेशंस ले लेता है और अपनी पहली वाली, जो इसकी पहली वाली पॉपुलेशन ये थी, इससे बहुत अलग बन जाता है। इससे बहुत अलग जब बन जाएगा दूसरे आइलैंड में सर्वाइव करने के लिए, वो इससे अलग हो जाता है जेनेटिकली भी और वैसे भी फिनोटिपिकली मीन्स बाहर से दिखने का भी। और वो नई पॉपुलेशन बनाना शुरू कर देता है। इस तरीके से हमने नई पॉपुलेशन बना ली है। फाउंडर इफेक्ट आई होप समझ आ गया हो। मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है जिससे चीज़ों में कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो नेक्स्ट में क्या है, ये पूछा है कि ड्रायोपिथेकस और रेमापिथेकस में कौन ज़्यादा मैन लाइक का, मतलब कौन ज़्यादा इंसान की तरह दिखता था। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हैं, ये ड्रायोपिथेकस है, ये रेमापिथेकस है। अब खुद ही सोचो कौन ज़्यादा ह्यूमन लाइक है। अगर इसकी बात करेंगे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये थोड़ा इसने अपने हाथों को ऐसे इस तरीके से मोड़ रखा है, मीन्स वो क्रॉल करता है, मीन्स वो चल के जाता है। बट अगर हम बात करें ये वाले की, तो इसने अपने हाथों में कुछ पकड़ा हुआ है और ये मोर लाइक मैन लाइक है। इसमें हेयर्स जो है वो थोड़े वाइल्ड हेयर्स है, इसमें नेचुरल हेयर्स है, तो ये मैन लाइक है। और ये क्या है, ये थोड़ा मंकी लाइक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मोर जो ह्यूमन लाइक था वो रेमापिथेकस था। तो एग्जांपल है रेमापिथेकस मोर वाज मोर मैन लाइक, वो ज़्यादा इंसानी था। ड्रायोपिथेकस जो है वो एप लाइक था। एप का मतलब होता है, एप का मतलब यहाँ पे है मंकी। मंकी मंकी पता है ना सबको क्या होता है, मंकी बंदर, जो बंदर जैसा होता है विथ सेम लेंथ ऑफ आर्म्स, क्योंकि मंकी और इसकी जो आर्म्स की लेंथ थी वो सेम हुआ करती थी, सेम आर्म लेंथ थी, तो मंकी ज़्यादा मंकी लाइक था।
और इसकी आर्म लेंथ जो है वो छोटी है, लाइक ह्यूमन बींग्स, हमारे हाथ छोटे होते हैं बंदरों से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि होमिनिड का पहला लैटिन नेम क्या था। लैटिन नेम क्या होता है, लैटिन एक्चुअली में ऐसे मतलब साइंटिफिक नेम्स ये बोल सकते हैं कि पहला नेम, उनको सबसे पहला नेम क्या दिया गया होमिनिड को। होमिनिड का जो पहला नाम था वो होमो हैबिलिस था। देखो होमिनिड क्या थे, हम ह्यूमन बींग्स का जब एवोल्यूशन हो रहा था तो उस टाइम पे होमिनिड सबसे पहली वो कैटेगरी जो थोड़ा बहुत ह्यूमन लाइक था, या जिसकी ब्रेन कैपेसिटी थोड़ी बहुत ह्यूमन लाइक थी या कम थी, बट कम थी ब्रेन कैपेसिटी, सोचने समझने की क्षमता कम थी, पर वो थोड़ा इंसानी था। तो वो जो था वो हमारा होमो हैबिलिस था। कौन था, होमो हैबिलिस। वो इस तरीके का दिखता था। इस टाइम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया मैंने। होमो हैबिलिस इस तरीके से दिखाई देते थे। देखो है ना थोड़ा मैन लाइक, जो नोज है वो स्टिल मंकी बंदर जैसी है, बट अगर आप लिप्स, आईज और जो फेशियल स्ट्रक्चर देखोगे, जो चेहरे की बनावट है, जो बाल हैं, वो इंसानों जैसे। स्टिल बॉडी पे हेयर्स हैं लाइक मंकी, बट दे मोर अलाइक ह्यूमन बींग्स। वो ज़्यादा ह्यूमन बींग्स जैसा दिखता था पहला पहला जो होमो हैबिलिस था। उसके बाद होमो इरेक्टस आए, उसके बाद ह्यूमन होमो सैपियंस आए। तो नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, रैमीपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस एंड होमो हैबिलिस में कौन था जो मीट नहीं खाता था, ये जो मांसाहारी नहीं था। सिंपल है, होमो हैबिलिस जो था वो मीट नहीं खाता था। होमो हैबिलिस मीट नहीं खाता था। इस तरीके से दिखता था होमो हैबिलिस। पिक्चर इस स्ट्रक्चर में इस तरीके से दिखाया था मैंने आपको, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये कहेंगे इस तरीके से दिखते थे होमो हैबिलिस। और ये मीट नहीं खाते थे, मांस कम खाते रहेंगे, कम खाते होंगे, बट ये ज़्यादा निर्भर थे किस पे, फ्रूट्स पे, या कह सकते हैं जो जहाँ से भी इन्हें फ्रूट्स मिलते थे, फ्रूट्स खाते थे, मीट कम खाते थे। खाते रहेंगे पर कम। नेक्स्ट है हमारे पास पूछ रहे हैं नेसेंट ऑक्सीजन सपोर्टेड टू बी टॉक्सिक टू एरोबिक लाइफ। अब देखो जो समुद्री जीव होते हैं, या कह सकते हैं जो पानी में रहने वाले हमारे पास लिविंग फॉर्म्स हैं, जो पानी मछलियाँ, केकड़े वगैरह हैं, उनके लिए नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो टॉक्सिक होती है। टॉक्सिक वर्ड का यहाँ पे मतलब है जहर, जहरीली होती है। क्यों, नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, नेसेंट ऑक्सीजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल ओ से, ब्रैकेट्स में। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, मतलब सिंगल ओ है हमारे पास। और ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं O2 से, कि ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स मिलके ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसे हम एक्सेल इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, ये सब। बट अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो एरोबिक लाइफ फॉर्म्स के लिए अगर नेसेंट ऑक्सीजन उन्हें कहीं से मिल रहा है पानी में, तो वो उनके लिए टॉक्सिक होते हैं, वो मर जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव का मतलब, हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है, मतलब उनकी बॉडी में अगर वो एक बार चला गया तो उनकी बॉडी के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो फंक्शन है, उनके साथ रिएक्ट करके एक रिएक्टिव हो जाएगा, मतलब उनके लिए रिएक्टिव है, हार्मफुल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, परमानेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो लिविंग फॉर्म्स के लिए हार्मफुल है, उनके लिए खतरा है, उनके मरने के चांसेस होते हैं। इजीली रिएक्ट विद वेरियस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। अब जो उनका डीएनए है, उनके प्रोटीन है, उनके साथ वो रिएक्ट करता है। कौन, नेसेंट ऑक्सीजन। अगर वो उनके जेनेटिक मटेरियल के साथ, उनके प्रोटीन डीएनए के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉमन सी बात है उनके लिए हार्मफुल है नेसेंट ऑक्सीजन। इसीलिए नेसेंट ऑक्सीजन हार्मफुल होती है। समुद्र या पानी में जब भी पॉल्यूशन बढ़ता है तो उसमें केमिकल्स होते हैं, उनसे नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है। इसी की वजह से जो एनिमल्स हैं उन वो मरना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से डेथ होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है, उसकी एलील फ्रीक्वेंसी में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो 3 फैक्टर्स बताओ क्यों आ रहे हैं। सपोज हमारे पास ये इस तरीके से मैंने ये सर्कल के अंदर पॉपुलेशन बना दी है, 1 2 3, एक से ज़्यादा लोग पॉपुलेशन में आते हैं ना, पॉपुलेशन बना दी है। अब इस पॉपुलेशन में इनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी है। एलिलिक फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं P और Q से। इन केस ऑफ किस में, इन केस
केस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब पेयर की पॉपुलेशन भी हो सकती है और एलियंस को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अभी कह रही कि अगर इसमें चेंजेस आते हैं, कोई भी 3 फैक्टर बताओ कब चेंजेस आ सकते हैं। देखो जब जीन माइग्रेशन होगा, मूवमेंट ऑफ एलियंस इनटू अ जीन पूल। सपोज यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है। अब इन जीन्स का एक जगह से दूसरी जगह तो ऐसे जाएंगे नहीं कि बॉडी से जीन निकला और चले गए, नहीं। इसके लिए जो पॉपुलेशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो मूव करेगा, तो मतलब उसका जीन भी मूव कर रहा है। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब तो पता ही है सबको, ड्रिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह। द मूवमेंट ऑफ एलियंस इनटू अ जीन पूल। अगर जीन पूल मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, यहाँ से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आता है यहाँ, अब दूसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ आएगा तो वो अपना कोई दूसरा जीन, उसके अंदर दूसरा जीन प्रेजेंट होगा, वो यहाँ इनके साथ दूसरा जीन शेयर करेगा। लास्ट वन इज म्यूटेशन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। म्यूटेशन की वजह से एक लार्ज डिफरेंस आता है पॉपुलेशन में, क्योंकि म्यूटेशन रैंडमली होते हैं और डायरेक्शन लेस होते हैं। अब देखो हमारे पास एक पॉपुलेशन है, इसमें क्या हो गया, किसी एक पे ड्यू टू सम कोई भी रीजन हो सकता है उसमें म्यूटेशंस आ गए। अब उसमें जब म्यूटेशंस आ गए तो म्यूटेशन की वजह से वो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म उसकी जो ऑफस्प्रिंग है वो औरों की उससे अलग है। देखो वो डिफरेंट हो गया, बट वो भी तो आगे सर्वाइव करने के लिए मेटिंग करेगा, तो वो मेटिंग करता है तो वो उसके बाद उसके भी अलग वो और म्यूटेशन शो करना शुरू कर देता है। इस तरीके से हमारे पास ये 3 बेसिक फैक्टर थे जो शो करते थे किसी भी पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी में अगर चेंजेस आते हैं तो उसके लिए 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन माइग्रेशन, जीन ड्रिफ्ट एंड म्यूटेशन। लास्ट वन म्यूटेशन, यहाँ पे जैसे मैंने दिखा रखा है, हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसके ये जो है म्यूटेशन आ गया इस वाले एरिया में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूछ रहे हैं हाउ डू यू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स लाइक रेस। पूछ रहे हमारे पास 3 टर्म्स दी हैं, पहला है रेस, दूसरा है ब्रीड, तीसरा है कल्टीवर्स, और सॉरी 4 टर्म्स हैं, चौथा है वैरायटी। अब वो पूछ रहे हैं कि इन चारों टर्म्स को तुम एक्सप्लेन करो, क्या समझते हो इन चारों टर्म्स से। देखो रेस क्या होता है, ये भागने वाली रेस नहीं है। अब देखो अगर तुम बात करोगे ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स में तुमने देखा होगा कि सब कंट्रीज के लोग अलग दिखते हैं ना। कुछ कुछ का डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है उनका, ब्राउन ब्राउन स्किन होता है, कुछ का फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, वो गोरे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्लासिफिकेशन रेस ह्यूमन बींग्स में एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जहाँ पे हम उन्हें उनके कलर, स्किन कलरेशन के अकॉर्डिंग जज करते हैं, या उन्हें क्लासीफाई किया है। जज करना इज रॉन्ग वर्ड, उन्हें क्लासीफाई किया है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन बींग्स में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाया है, अगर आप देखोगे ये थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है और स्ट्रक्चर जो है वो नाइजीरियन टाइप का, नाइजीरिया के लोग कुछ इस तरीके के दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें इस तरीके की, इस तरीके के फॉरेनर्स होते हैं वो इस तरीके से, उनके हेयर कलर ऐसे होते हैं, उनका स्किन कलरेशन फेयर होता है। वहीं बात करें ये मंगोलियन मीन्स इस तरीके के होते हैं, उनकी आइज छोटी छोटी होती है, एशियन लोग जो होते हैं उनके हेयर्स का जो बनावट है इस तरीके की है। वहीं लास्ट आते हैं ऑस्ट्रेलॉइड। ये जो टर्म्स है इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ये है कि रेस में कैसे कैसे स्किन कलरेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है ह्यूमन रेस को। लास्ट में अगर आप देखोगे तो ऐसे इंडियंस होते हैं या ऑस्ट्रेलियंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीड। देखो आपने सुना होगा कि गाय की जो ब्रीड है ये बहुत अच्छी है, इसमें अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे ट्रेट्स हैं, इस ब्रीड के लिए हमें फ़ायदा मिल रहा है, फार्मर्स को होता है ना। तो इसलिए में जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, हम क्या करते हैं, उनका अपीयरेंस देखेंगे कि मस्कुलर, जैसे हम बुल में देखेंगे मस्कुलर है कि नहीं है, वो अच्छे से जैसे गांव में हल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, फार्मर्स के लिए जो हल वगैरह होते हैं, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है और हम बोलते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल या हमारे पास जो पर्टिकुलर एनिमल है इसकी ब्रीड अच्छी है। ब्रीड का मतलब है कि अच्छी कैरेक्टर है इसके अंदर। जैसे सपोज गाय है वो बहुत सारा दूध देती है, तो हम बोलेंगे अच्छी ब्रीड है। जैसे अगर एक नॉर्मल गाय और एक गाय जिसे हम बोलते हैं जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, उस गाय में क्या फ़र्क होगा? सिंपल सी बात है, वो ज़्यादा अच्छी ब्रीड वाली गाय है। नेक्स्ट है हमारे पास कल्टीवेटर्स के बारे में पूछा है। कल्टीवेटर्स टर्म से क्या समझते हैं? तो कल्टीवेटर्स टर्म जो है वो पौधों के लिए यूज़ होती है, प्लांट्स के लिए यूज़ होती है। उसमें ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स आते हैं जिनमें ऐसे कैरेक्टर्स डाले जाते हैं आर्टिफिशियली
या तो फिर ऐसे कैरेक्टर्स पहले से प्रेजेंट हो गए जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो। सपोज मेरे पास दो टाइप की गोभियाँ हैं, एक गोभी जो है खाने लायक नहीं है, दूसरी गोभी खाने लायक है, उसमें अच्छे कैरेक्टर्स हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं जो गोभी में अच्छे ट्रेट्स हैं जो खाने लायक है, तो मैं उसी गोभी को फर्दर उगाऊंगी खेतों में। इसीलिए इस तरीके से ये होता है कल्टीवेटर्स। फार्मर्स कल्टीवेटर्स को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उनके बेनिफिट्स मिल सके उन्हें उनके पौधों से। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वन टर्म जो थी वो थी वेराइटी। वेराइटी सिमिलर है रेयर से, बट प्लांट्स में देखो, प्लांट्स में भी प्लांट्स में वेराइटीज देखते हैं। वेराइटीज का मतलब है लाइक हमारे पास एक मटर का पौधा है जिसमें एक मटर में छोटे छोटे मटर हो रहे हैं जो हम नहीं खा सकते हैं, हम हमें एज ए एडिबल पर्पस हम उन्हें नहीं खा सकते, हमारे खाने लायक नहीं, हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उनसे। दूसरे मटर में बड़े मोटे पॉड हो रहे हैं, अंदर फली के अंदर मोटे मोटे पॉड हो रहे हैं जिसमें गोल गोल होते हैं ग्रीन कलर के, वो खाने लायक भी हैं और हम उन्हें खा भी सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये वाली वैरायटी अच्छी है और हम इसे खाएंगे। तो प्लांट्स में इस तरीके से हम वैराइटीज को देखते हैं। तो ये टर्म्स हो गई क्लियर सबको? इजी है, टफ नहीं है, टर्म्स का मतलब ही समझना है बस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में वो पूछ रहे हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी है, जिसमें बोला गया है कि जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो मस्कुलर हो तो वो सर्वाइव करेगा, नो। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ा पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है, अपने प्रीडेटर से लड़ पा रहा है, डेली बेसिस पे जी पा रहा है, वो सर्वाइवर है, वो सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होगा, रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, अपनी आगे प्रोजेनी को बढ़ा पा रहा है, वो ही सर्वाइव कर पाएगा इस पूरे यूनिवर्स में। अब हमारे पास सपोज मैंने यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताया गया है। ये हमारे पास एक चीता है, ठीक है। इस चीता ने क्या किया, इसका शिकार किया। अभी कर रहा है ना इसका शिकार, इसने इसका शिकार किया। जब इसने इसका शिकार किया तो इसका शिकार करने के बाद इसने ये शिकार अपने बच्चों को भी खिलाया, और फर्दर ऑन ये इसने अपनी जनरेशन आगे बढ़ाई बढ़ाई, और ये एक चीता से कितने चीता हो गए, 10 चीता और हो गए। और जब ये 10 चीता और हो गए तो इसका मतलब क्या है कि इसने अपनी रिप्रोड्यूस किया, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाया, अपने जैसे 10 चीता और ले आया, तो ये सर्वाइव करेगा। बट अगर बात करें अगर हम इस एनिमल की, जो कि पिग आई थिंक वाइल्ड पिग है, अब जो ये पिग है, अगर ये सर्वाइव नहीं कर पाया तो ये देखो ये मर गया, ये सपोज ये मर गया, इसे इसने खा लिया चीता ने, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाया, तो इसकी जो प्रोजेनी है ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो इसके जो है जीरो, इसके सपोज जीरो, इसके इसके जैसे और एनिमल्स बचे ही नहीं, इसने सारे खा दिए चीता ने। तो हम ये कहेंगे कि ये सर्वाइव नहीं कर पाया और इसके जैसे जानवर सर्वाइव नहीं कर पाया और वो स्टिंगिया मर चुके हैं। इस तरीके से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसका रिप्रोड्यूस करना और अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाते रहना। ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा, नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास पूछ रहे हैं इन एन्यूमरेट 3 मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्राइटेरिया फॉर डिजाइनेटिंग अ मेंडेलियन पॉपुलेशन। जो मेंडेलियन पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछ रहे हैं। देखो मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, मेंडेलियन ने बोला था कि अगर किसी भी चीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उस कैरेक्टर्स दिखाने हैं मेंडेलियन के, मीन्स जो जो मेंडल ने बातें बोली हैं वो उनमें शो होनी चाहिए, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला की जो पॉपुलेशन है वो सफिशिएंटली लार्ज होनी, बड़ी पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरा कि शुड हैव पोटेंशियल फॉर फ्री फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अगर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उनका जो जीन का फ्लो है, जेनेटिक मटेरियल जो है उसको फ्लो में रहना चाहिए, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह हर उसमें बढ़ते रहना चाहिए। तीसरा था उसमें माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, नो माइग्रेशन, पॉपुलेशन में माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन के किसी भी एनिमल का एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह जाना इस रेस्ट्रिक्टेड मीन्स नहीं होना चाहिए। ये कुछ उसके क्राइटेरिया से, कैरेक्टरिस्टिक्स क्राइटेरिया से जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स में आते हैं। मूव ऑन टू अनदर स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं।
बेसिकली बहुत लेंदी होते हैं, हमें लिख लिख के एक्सप्रेस करना होता है वर्ड्स के थ्रू, बट इट्स नॉट कंपलसरी। अगर तुम सिंपल टर्म्स या जो बेसिक पूछा है उसे ही बता दो, सिर्फ वो ही पुट कर दो आंसर शीट में, तो इनफ होता है। इट्स नॉट बेसिक रिक्वायरमेंट कि तुम बहुत सारा लिखो, नो। बेसिक टर्म्स जो पूछी गई हैं उन्हें लिखो बस, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? माइग्रेशन था यहाँ पे, एनडीए। देखो क्वेश्चन पूछा है, नेम द लॉ दैट स्टेट द सम ऑफ एलरिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट आर द 5 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दीज वैल्यूज। अब देखो हार्डी वैनबर्ग ने जो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि ये इक्वेशन दी है, हार्डी वैनबर्ग की इक्वेशन है ये, p प्लस क्यू, ये इसे अच्छे से याद कर लेना, ये इसकी इक्वेशन थी। तो उसने कहा था कि जो हमारे पास एलरिक फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट रहती है। तो उसके लिए कौन से 5 फैक्टर्स है जिनकी वजह से एलिटिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे? ओके, तो हमारे पास वो 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये हमें बताने थे। तो वो 5 फैक्टर्स हैं, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये 5 कॉमन उनके पास फैक्टर्स थे। जेनेटिक माइग्रेशन में बेसिकली होता है क्या है कि एक जीन जो है वो दूसरी जगह जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में मतलब जो हमारे पास पूरी की पूरी पॉपुलेशन है वो शिफ्ट होती है। म्यूटेशन तो पता ही है सबको, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में नेचुरल सिलेक्शन में नेचर सेलेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूछ रहे हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इन डिटेल्स। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को डिटेल्स में बताओ, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट। देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। होमोलॉगस ऑर्गन्स आते हैं इसमें, होमोलॉगस, कौन से? होमोलॉगस। इस तरीके से मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, होमोलॉगस ऑर्गन्स आते हैं, ये होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं। देखो इसमें मेनली क्या होता है कि कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। कॉमन एंसेस्ट्री मतलब इनके जो पूर्वज थे वो सेम थे, सेम पूर्वज है, एक ही पूर्वज रहे थे इनके। तो बाद में जैसे जैसे इनके एडेप्टेशंस बढ़ते गए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जाते हैं और ये इनके जो ऑर्गन्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, हमारे पास मंकी, वेल, पिग, बर्ड, सबके जो बोन्स का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, समहाउ सिमिलर है, बट उनके एडेप्टेशन जो है। ओके, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से नई स्पीशीज बनती जाती हैं, बट उनके जो बोनी स्ट्रक्चर है वो सिमिलर रह जाते हैं। दूसरा है टेम्परेचर में चेंज आना, पीएच में चेंज आना, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स हैं, बाहर के फैक्टर्स हैं जो उन्हें इफेक्ट किया उन्हें। दूसरे बायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं, कंपोनेंट बायोटिक फैक्टर वगैरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स। ड्राइविंग फोर्स ये था कि एडेप्टेशन उनकी न्यू हैबिटेट, क्योंकि जैसे कोई जानवर नए हैबिटेट में चला गया, नए जगह में चला गया, तो वहाँ एडेप्टेशन के लिए उसने क्या किया, इन्वायरमेंटल बाहर अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने अपने अंदर चेंजेस लाए और धीरे धीरे वो चेंजेस होते गया। कैसे चेंजेस? सपोज कोई जानवर पहले सिर्फ क्रॉल करता था, मीन्स इस तरीके से रेंगता था, धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें चेंजेस आए और उसने उड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरे लिए उड़ना सही है, तो उसके जो क्रॉलिंग हैंड्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो गए, पंख में कन्वर्ट हो गए। इस तरीके से चेंजेस आते गए। नेक्स्ट है हमारे पास, उसने कहा है यू हैव स्टडीड द स्टोरी ऑफ पेपरमोथ। पूछे जैसे कि आपने पेपरमोथ के बारे में पढ़ा है, जो कि इंग्लैंड में एक स्टोरी है, जो हम पहले भी स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। तो उसने कहा है कि उस पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या पूरी स्टोरी है। ठीक है, पेपरमोथ जो है वो इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से नहीं सर्वाइव कर पाए। सूट सूट मतलब पेड़ का जो तना होता है तो सूट बोलते हैं। कवर्ड द ट्री ट्रंक्स मेकिंग देम डार्क। सॉरी सूट, आई थिंक सूट वो होता है तुम्हारा जो पॉल्यूशन के धुएं की वजह से काला काला जो धुआं निकलता है तो सूट बोलते हैं। उसने क्या किया, ट्री ट्रंक, सपोज ये मेरे पास ट्री है, इस तरीके से ट्री का ट्रंक है, टहना है,
यहाँ पे काला काला जो सूट सूट जो है वो काला काला धुआं यहाँ पे जम गया। अब जो वो काला धुआं यहाँ पे जम गया, जो जो ब्लैक या ब्राउन मॉथ जो है वो सरवाइव कर पाई उस पे, क्योंकि उसको शिकारी नहीं ढूंढ पाए। धीरे 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 जैसे जैसे पॉल्यूशन कम होता गया, तो पॉल्यूशन कम होने पे क्या हो गया कि पॉल्यूशन कम होता गया तो कॉमन सी बात है लाइकन वहाँ पे ग्रो करेगा। अब देखो वहाँ पे लाइकन एक फंगस होती है, उसने यहाँ पे ग्रो किया, तो मैंने इस तरीके से शो कर दिया, ये लाइकन है येलो में, इस लाइकन ने यहाँ पे ग्रो किया। तो अब इस लाइकन की वजह से यहाँ पे जो सर्वाइव कर पाएगा वो व्हाइट वाली मौत होगी, वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो भी व्हाइट कलर की है, लाइकन भी व्हाइट कलर का, ये उसके ऊपर कैमोफ्लेज हो सकेगी, छुप सकेगी, और जो प्रेडेटर्स हैं या जो उसे खाने के लिए दौड़ते हैं वो उसे नहीं खा पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में पूछ रहे हैं व्हाट आर द की कांसेप्ट इन द इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ डार्विन। डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी के की कांसेप्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, दो कांसेप्ट थे उसके बेसिकली, एक था ब्रांचिंग डेस्केंट, दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन। देखो डार्विन ने कहा था इवोल्यूशन में अगर कोई भी एनिमल है वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण हो, कोई भी कारण हो सकते हैं, तो अगर वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो जो नेचर है वो उसे अपने आप रिमूव कर देती है। कैसे भी रिमूव कर देती है? हेरिटेबल वेरिएशन enabling better survival are selected and passed on from parent to progeny over generation। मतलब ये है कि अगर सपोज हमारे पास कोई एनिमल है, उसको अपने पेरेंट से इस तरीके के कैरेक्टर मिले हैं कि वो इस अभी सरवाइव कर पा रहा है, तो यही कैरेक्टर वो अपने आगे वाली प्रोजेनी को भी देगा। इस तरीके से उनकी जो पूरी की पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी है वो सरवाइव करते रहते हैं। बट अगर वो नहीं सरवाइव कर पाया तो वो अपनी प्रोजेनी को भी सरवाइव नहीं करवा पाता है। देखो ब्रांचिंग डेस्केंट क्या है? ब्रांचिंग डेस्केंट में न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल कॉमन डेस्केंडेंट, जिसमें न्यू स्पीशीज जो है वो सिर्फ एक ही स्पीशीज से या जो हमारी डेस्केंडेंट स्पीशीज है उससे ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो नेक्स्ट स्लाइड पूछ रही है वी आर टोल्ड that evolution is a continuing phenomenon for all living things, are also humans evolving? Justify your answer। देखो पूछ रहे हैं कि evolution जो है continuing phenomenon है, means evolution एक dynamic process है, evolution कभी रुकता नहीं है, evolution होता रहता है। even अभी जिस टाइम पे हमें अभी भी evolution हो रहा है बट हमें पता नहीं चलता। evolution dynamic है, ये constantly happening means ये constantly मतलब ये लगातार होता रहता है। evolution जो है वो होता रहता है, होता रहेगा। ह्यूमन बींग्स भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व नहीं है कि अभी हम जो है ह्यूमन बींग्स जो हम बहुत हमारी ब्रेन कैपेसिटी अच्छी है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं। हमारा एवोल्यूशन हो रहा है, हमारी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ रही है, हमारे अडेप्टेशंस भी बढ़ रहे हैं, हम अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं स्टिल। अब देखो म्यूटेशन इन लैक्टोज टॉलरेंस जीन। लैक्टोज, अब देखो क्या है कि पहले जो ह्यूमन बींग्स थे, पहले के ह्यूमन बींग्स क्या थे, मिल्क का इतना ज़्यादा उनका कंजप्शन नहीं था, वो मिल्क इतना नहीं पीते थे, तो हमारी बॉडी में जो लैक्टोज टॉलरेंस जीन था उसमें इस तरीके के म्यूटेशंस आ गए। लैक्टोज टॉलरेंस, लैक्टोज मतलब लैक्टोज एक जीन, लैक्टोज इज रिलेटेड टू मिल्क, लैक्टोज को मिल्क से रिलेटेड होता है। लैक्टोज टॉलरेंस जीन था पहले हमारी बॉडी में प्रेजेंट, मीन्स अगर हम मिल्क पियेंगे तो वो हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। बट अब जब हम मिल्क का कंजप्शन करना शुरू कर दिया, मिल्क पी रहे हैं, तो हमारी बॉडी ने ऐसे अंदर चेंजेस लाए हैं कि अब हमारी बॉडी में लैक्टोज जो जीन है वो प्रेजेंट है और वो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। लैक्टोज कंटेनिंग प्रोडक्ट जैसे कि दूध में लैक्टोज होता है, ये सब के सब प्रोडक्ट जो है अब हम यूज़ कर रहे हैं और हम इन्हें अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, पर पहले नहीं कर पाते थे, ये एडेप्टेशन हम पे आए हैं। दूसरा है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा आरबीसी का शेप है वो कॉनकेव से सिकल शेप हो जाता है, मतलब इस तरीके से पहले कॉनकेव था, अब वो इस तरीके से आरबीसी जो है इस तरीके से हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर, चांद जैसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। अब देखो वो कॉनकेव से सिकल में जब चेंज हो जाते हैं तो जो पर्टिकुलर पर्सन है, अब जैसे कोई एरिया है, सपोज कोई एरिया है वहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं
और उन लोगों में मच्छर होता रहा है, उन मच्छरों की वजह से मलेरिया होता जा रहा है। तो इसकी वजह से उन ह्यूमन बींग्स में क्या हुआ कि उन ह्यूमन बींग की बॉडी ने सिकल सेल एनीमिया जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर खुद ही इन्वाइट कर लिया कि ये हमें हो गया। अब उनकी बॉडी में सिकल सेल एनीमिया होना शुरू हो गया उनको, तो उनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आई, बट धीरे धीरे उन्होंने उसे भी ढाल लिया अपनी बॉडी में। बट याद रखना, जिस ह्यूमन बीइंग को सिकल सेल एनीमिया उसे मलेरिया कभी नहीं हो सकता, नेवर। उसकी बॉडी में सेल्स का एडेप्टेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है कि उसे मलेरिया नहीं होता फिर, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस। आई होप आप सबको स्लाइड्स जो है वो समझ आई होंगी। जहाँ पे नहीं समझ आएंगे वहाँ पे उसे पॉज करना, समझना। These slides are too easy, questions हैं, सिर्फ questions हैं, आंसर्स हमने concepts के उससे बेसिस पे सॉल्व किए हैं। ओके, आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू सो मच, बाय।